रीबर्थ ऑफ माई एजेंट वाइफी एपिसोड 8। मोना की कार जैसे ही ओबरॉय विला से बाहर जाती है तो उसके पीछे दो कार और लग जाती है, जिसमें एक में विक्रम और उसकी टीम थी और दूसरे में बिग बॉस के आदमी। सभी का टारगेट मोना थी। विक्रम सर, हम इस मार दे दो। विक्रम पास बैठी राशि बोली तो विक्रम बोला, नहीं, बिग बॉस ने मना किया है, उसे बस डराना है और नजर रखनी इस पर। विक्रम नॉर्मल टोन में बोला तो राशि हाँ में सिर हिला देती है। पीछे सीट पर विनोद बोला, लेकिन मजा तो चखना होगा। अच्छा। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। हमारे पीछे बिग बॉस के आदमियों की कार है, यानी आज से लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। विक्रम कार चलाते हुए बोला। जी बॉस, राशि बोली, लेकिन तीसरी कार किसी की क्या? इसने किसी और को भी अपना दुश्मन बना लिया है। राशि ब्लैक कार के देखकर बोली, पता नहीं होगा, ये लड़की काम ही इस करते हैं कि अब इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मोना कार ड्राइव करते हुए आरव को देखती है, जो उसके पास वाली सीट पर सो रहा था। लगता है रात को सो भी नहीं पाया वो डर के वजह से। मोना फिर कार को एक रेस्टोरेंट के आगे रुकती है और कार से उतरने लगती है आदित्य का फोन लेकर। तो आरव अपनी आंखें खोलकर बोला, मम्मा आप कहाँ जा रही है? जिसे सुनकर मोना पलटकर उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, मम्मा आपके लिए अच्छा सा नाश्ता लेकर आया, आप भूखे होगे ना? आरव हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ, लेकिन मुझे भी आपके साथ जाना है। जिसे सुनकर मोना कुछ सोचकर बोली, अच्छा आ जाओ फिर। जिसे सुनकर आरव खुश होकर मोना के साथ कार से उतरकर उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती हैं और पीछे रुकी कार में से ये सब वे सभी देख रहे थे जो मोना को नुकसान पहुंचाने वाले थे। एक छोटे बच्चे को देख राशि बोली, बॉस इसके साथ इसका बेटा भी है, कहीं उस चोट ना पूछा दे कोई। ये हमारी नहीं, उस लड़की की प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। जिसे सुनकर राशि हाँ में सिर हिला देती है। लास्ट ब्लैक वाली कार में इंस्पेक्टर अली और दो हवलदार थे। उन्होंने भले ही मीडिया को इस लड़की के बारे में नहीं बताया हो, लेकिन ये लड़की वहां थी ना कल रात, और अब यही उनकी बॉस है मोना के बाद। लेकिन ये लड़की कोई आम आदमी की वाइफ नहीं है जिसे वे बिना सबूत के गिरफ्तार कर सकते हैं। वो आदमी पूरे सिस्टम को हिलाने की दम रखता है। इंस्पेक्टर अली आदित्य के बारे में सोचकर बोला, आदित्य क्या चीज है वो ये अच्छी तरह से जानता था, बस इसलिए इस सबूत के साथ गिरफ्तार करने वाला था। जब ये लड़की अपने साथियों से मिलने जाएगी और हो ना हो वो वही जा रही है। वे दोनों हवलदार हाँ में सिर हिला देते हैं। बीच वाली व्हाइट रंग की कार में बिग बॉस के आदमी तैयार बैठे थे और कार चला रहे आदमी के पास वो खास इंसान था जिसे बिग बॉस ने मोना को डराने का काम दिया था, साथ में उसके साथियों को मारने का। तो उन्हें भी यही विश्वास था कि ये लड़की जरूर वहां जाएंगी, तब साथ में हमला किया जाएगा इन पर। तीनों कार में बैठ लोग केवल मोना को नुकसान पहुंचाने चाहते थे और मोना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आरव। उसे खुद से ज्यादा उसकी फिक्र थी, लेकिन अभी उसे नहीं पता था कि वो कैस मुसीबत में फंसी है। तभी तो अपने सभी साथियों के लिए खाना पैक करा लेती है और वो और आरव अंदर टेबल के पास कुर्सी पर बैठे थे आमने सामने और अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। मम्मा आप मेरे साथ डेट पर आए हैं ना? जिसे सुनकर मोना जो कुछ सोचकर नाश्ता कर रही थी वो हैरान होकर अपने बेटे को देखती है जो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। वाह बेटे, कोई नहीं मिली तो अपनी मम्मा पर चांस मार रहे हो। मोना घूर के अपने छोटे शैतान को देखकर बोली तो आरव हंसते हुए बोला, मम्मा आपके बेटे के पास बहुत गर्लफ्रेंड है, एक से कल ही मिलकर आया बर्थडे पार्टी पर। उसने बोला था कि आरव नहीं आए तो मैं केक नहीं कटूंगी, इसलिए जाना पड़ा था। जिसे सुनकर मोना पहले शौक होकर और फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो मेरे साथ क्यों आए? फिर डेट पर उसे के साथ आना था ना। मोना भी जलने का नाटक करते हुए बोली तो आरव और जोर से हंसते हुए बोला, अरे मम्मा आप तो बुरा मान गई, पहले मेरी बात तो सुन लो यार। मोना दूसरी तरफ सिर करके मुंह कर बोली, अब रहने दो आरव, मुझे पता चल गया कि तुम अपने मम्मा से ज्यादा अपनी उस गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो जिससे कल मिलने गए थे। इतना बोल वो अपने आंखों से आंसू साफ करने का नाटक करके बोली। तो आरव अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोला, मम्मा आप जालस हो उस छोटी लड़की से, वो तो मेरी दोस्त बस सच में। लेकिन मोना तभी उसकी तरफ नहीं देखती है तो वो कुर्सी से उतरकर घूमकर मोना के सामने आकर खड़े होकर उसके गोद में अपना सिर रखकर बोला, सॉरी मम्मा, अब आरव किसी और लड़की से नहीं मिलेगा, प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो। जिसे सुनकर मोना एकदम से उसे पकड़कर अपने गोद में बिठाकर उसके गाल पर किस करके बोली, अरे ऐसा मत करो, मैं तो बस नाराज होने का नाटक कर रही थी बस। और अब मुझे बताओ तुम मुझे कब मेरी बहू से मिला रहे हो? मोना की बात सुनकर आरव अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है तो मोना और ज्यादा हंसने लगती है। जिसे देखकर आरव बोला, क्या मम्मा आप भी ना? वो मेरी केवल अच्छी दोस्त है बस, और आप कल गई नहीं इसलिए मैं आपको उससे नहीं मिला पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे स्कूल छोड़ने जाओगी तो मिला दूंगा।
जिसे सुनकर मोना बोली, अच्छा ठीक है, अब अपना नाश्ता पूरा खत्म करो, फिर हम आपके सभी मामा से मिलने चलेंगे। ओके। आरव खुश होकर हाँ में सिर हिला देता है और वापस जाकर मोना के साथ सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी मोना को एहसास कोई इन्हें देख रहा है तो वो उस तरफ देखती है, लेकिन वहां तो आदमी चुपचाप कॉफी पी रहे थे, जिसे देख वापस आरव को देखती है जो मजे से नाश्ता कर रहा था। तो मोना साइड में रखा आदित्य का फोन उठा लेती है तो उसे फोन में पीछे साइड में बैठ हुए दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे थे। ये देखकर मोना आरव से बोली, आरव मम्मा अभी दो अंकल को सुधार कर आती है। आरव के मुंह में आधा समोसा था और बाकी उसके हाथ में। अपने मम्मा की बात सुनकर वो कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगता है, जो बस एक मुस्कान उसे पास करके खड़े हो जाती है अपनी कुर्सी से और पलटकर पीछे उसे टेबल की ओर जाने लगती है। वे दोनों आदमी जब ये देखते हैं तो अपना सिर दूसरी तरफ करके कॉफी पीने का नाटक करने लगते हैं। उनके पास पूछकर बोली, हाय, क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग मुझे इतने देर से देख रहे थे, और जब मैं आपकी देखती तो आप लोग कहीं और देखने का नाटक करते। जिसे सुनकर एक आदमी मुस्करा कर नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं तो मैडम जी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ, गलत फहमी है, हम भला क्यों ऐसा करते, दूसरा आदमी भी बोला। तो मोना मुस्कुराकर बीच वाली कुर्सी पर बैठकर बोली, क्या यार झूठ क्यों बोल रहे हो, साफ साफ बोला ना कि मेरी बॉडी तुम्हें पसंद आ गई। जिसे सुनकर पहले तो दोनों में सिर हिलाने लगते हैं, लेकिन फिर मोना उन्हें मुस्कुराते हुए देखती रहती है। तो एक आदमी बोला, हाँ ऐसा ही, आप कमाल की हो, बोलो एक बार का कितना लोगी। वो आदमी सीधा बोला और मोना के अपने तरफ वाले हाथ को पकड़ लेता और मुस्कुराकर उसे इशारे करने लगता है। फिर दूसरे की भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो मोना का हाथ पकड़कर बोला, हाँ जान, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो बस बोल कितने लेगी। मोना उन दोनों अपना हाथ पकड़ता हुआ देखकर अपना हाथ उन्हें से छोड़कर बोली, रहने भी दीजिए यार, तुम लोगों के पास इतने भी पैसे भी। अरे अरे तू बोल कितने लेगी, 1 लाख इतने बहुत है। एक आदमी मोना का हाथ फिर से पकड़कर बोला। तो दूसरा आदमी उसका हाथ दूर करके मोना का दूसरा हाथ पकड़ बोला, अरे पागल है, 1 लाख में इतना अच्छा माला मिलता है क्या, मैं तो इसके साथ करने के लिए पूरे 5 लाख भी दे सकता हूँ। जिसे सुनकर मोना दूसरे को देख बोली, क्या तुम्हारे पास नहीं इतने पैसे है ना, मेरे पास भी है, मैं तुम्हें 15 लाख दे सकता हूँ। आदमी फिर से मोना के हाथों को उसे छोड़ा कर बोला। तो दूसरा आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो वापस मोना के हाथों को उससे छोड़ा कर बोला, वो मेरी है, मैं इसके साथ सोने के लिए पूरे 25 लाख भी दे सकता हूं, समझे। जिसे सुनकर मोना दुखी सा चेहरा बनाकर दूसरे को देखकर बोली, क्या आपके पास नहीं है इतने पैसे। मोना की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, है ना, मैं 30 लाख दे सकता हूँ। ये मम्मा इन दोनों अंकल के साथ कौन सा खेल खेल रही है, डैडी क्यों नहीं है यहाँ, वो होते तो और भी मजा आता। आरव दूसरा समोसा खाते हुए बोला। दूसरा आदमी बोला, 50 लाख। जिसे सुनकर मोना शॉक हो जाती है और पहले आदमी को देखता है तो वो अपना सिर नीचे कर लेता है शर्मांदगी से, उसके पास इतने पैसे नहीं है। जिसे देख वो दूसरा आदमी हंसने लगता है और मोना से बोला, चलो बेबी मेरे साथ मजे करते हैं। तभी मोना उसके हाथ से अपना हाथ छोड़ा कर बोली, एक मिनट रुको, इतनी जल्दी क्या है। मोना अपने दोनों हाथ छोड़ा कर बोली। तो वे दोनों आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसे देख मोना बोली, मेरे पास एक और प्लान है। और वो क्या है, दोनों एक साथ बोले। तो मोना बोली, मैं तुम्हें लोगो देती हूं। जिसे सुनकर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं तो मोना अपनी कमर से बंदूक निकालकर उसे बीच टेबल पर रखकर बोली, अब बोलो। जिसे देखकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के माथे पर पसीना आने लगता है। सिस्टर हमें माफ कर दो, पहला आदमी कंफ्यूज थे हाथों से मोना के आगे हाथ जोड़कर बोला। तो दूसरा आदमी भी मोना के आगे हाथ जोड़कर बोला। तो मोना दोनों को मुस्कुरा कर बोली, अच्छा अब मैं बेबी और जान से सीधा सिस्टर बन गई। हाँ दी, हमसे गलती हो गई। पहला आदमी रोनी से शकल बनाकर बोला और दूसरा आदमी भी कांप रहा था बंदूक को देखकर। तभी मोना के नाक में गंदी बदबू आती है तो मोना अपने नाक पर हाथ रखकर बोली, छी ये किसने किया। तो दूसरा आदमी अपना हाथ उठा देता धीरे से। मोना जिसे देख अपने मुंह पर हाथ रखकर होकर अपनी बंदूक लेकर बोली, तुम लोग अपने कान पकड़ बैठे रहो जब तक मैं चली नहीं जाती। इतना बोल वो आरव के पास आते हुए बोली, पूरा मूड खराब कर दिया यार। आरव मोना को ऐसा करते हुए देखकर बोला, मम्मा क्या हुआ, आपने खेल क्यों रोक दिया, मजा आ रहा था मुझे। मोना उसे अपने गोद में लेकर बोली, तुम्हारा हो गया ना, अब चलो यहाँ से। तभी एक वेटर आकर मोना को एक बड़ी थैली पकड़ा देता है जिसमें खाना था। मोना दूसरे हाथ में उसे लेकर सीधी बाहर चली जाती है ओबरॉय विला में।
आदित्य तैयार अपने रूम में से आते हुए बोला, प्रिया मेरा फोन और कार की चाबी कहाँ यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना बोल वो सीढ़ियों से नीचे आने लगता है, लेकिन नीचे हॉल में सिर्फ माया और रिया सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे, जिन्हें देखकर आदित्य बोला, मॉम प्रिया कहाँ है? जिसे सुनकर रिया और माया दोनों नामे सिर हिला देते हैं। रिया फिर कुछ याद करके शर्माते हुए बोली, भाई वैसे मैंने भाभी की आवाज सुनी थी रात में बस। जिसे सुनकर माया कंफ्यूज हो जाती है और आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और पलटकर वापस जाते हुए बोला, प्रिया आरव के पास होगी। इतना बोल वो ऊपर सीढ़ियों से जाने लगता है और रिया हंसने लगती है। तभी सुषमा आंटी किचन से आते हुए बोली, आदित्य बाबा वो प्रिया मैडम तो आपकी कार लेकर आरव के साथ गई बाहर घूमने। जिसे सुनकर आदित्य वहीं रुककर पलटकर कंफ्यूज होकर बोला, हमने इस समय और मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला था कि बाहर ही नाश्ता करेंगे और घूमेंगे। जिसे आदित्य बोला, तो मेरा फोन भी लेकर गई है इसका मतलब। इतना बोल वो नीचे आकर रिया से बोला, रोया अपना फोन दे मुझे। जिसे सुनकर रिया हाँ में सिर हिलाकर बोली, जी भाई ये लो। इतना बोल वो उसे अपना फोन देती है तो आदित्य अपने फोन पर कॉल करने लगता है, लेकिन प्रिया को अपना कॉल कटता देख आदित्य हल्के गुस्से से बोला, ये मेरा फोन क्यों काट रही है? इतना बोल वो फिर कॉल करता है तो मोना फिर से कॉल काट देती है तो आदित्य को गुस्सा आने लगता है। जिसे देख माया बोली, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू उसे बहुत ज्यादा ढील दे रहा है। आदित्य पता नहीं कहाँ होगी, मुझे तो उससे ज्यादा अपने पोते की चिंता हो रही है, उसे क्यों ले गई वो साथ? माया आरव के लिए परेशान होकर बोली। तो आदित्य बोला, माँ वो उसका बेटा है और एक माँ अपने बेटे को कुछ नहीं होने देगी और ये मैंने देखा है। आदित्य भले ही प्रिया से कितना भी नाराज हो जाए खुद को लेकर, लेकिन आरव के बारे में उसे पूरा विश्वास है कि वो उसे थोड़ी भी चोट आने से पहले खुद की जान देना पसंद करेगी। आदित्य की बात सुनकर माया बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ लेकिन कल नहीं देखा तूने क्या आरव कितना उदास हो गया था उसके वजह से? जिसे सुनकर आदित्य कुछ नहीं बोलता है और फिर रिया को देखकर बोला, रोया क्या मैं तेरा फोन ले जा सकता हूँ तेरी भाभी को ढूंढने के लिए? जिसे रिया थोड़ा सोचती है लेकिन फिर हाँ में सिर हिलाकर बोली, जरूर भाई लेकिन कॉल मत उठना किसी का प्लीज। आदित्य हाँ में सिर हिलाकर पलटकर तेज कदमों से घर से बाहर चला जाता है। पता नहीं ये उन्हें कहाँ ढूंढने जाएगा। माया गहरी सांस लेकर बोली। आदित्य घर से बाहर आकर दूसरी कार लेकर निकल जाता है और फिर रवि को कॉल करके उसे कुछ बोलकर कॉल काट देता है। दूसरी तरफ मोना कार ड्राइव कर रही थी और उसकी गोद में सिर रखकर आरव सो रहा था। सामने रखा फोन पर तो बार रिया का कॉल आया था। मोना समझ गई कि आदित्य है, लेकिन उसका मूड अभी भी इतना सही नहीं हुआ था कि आदित्य से बात करे, क्योंकि अगर थोड़ी भी बात हुई तो पक्का वो आदित्य से लड़ बैठेगी, इसलिए वो उसे इग्नोर करे वही अच्छा है। मोना की कार के पीछे अभी भी वे तीनों कार आ रही थी, बस आगे पीछे हो रही थी ताकि मोना को शक ना हो कि वो उनका पीछा कर रहे हैं। मोना की कार जैसे ही शहर से बाहर आती है तो वो आदित्य से फोन से राघव को कॉल लगा देती है। थोड़ी देर रैंक जाने के बाद राघव कॉल रिसीव कर लेती है और मोना सीधा उससे एक हो सवाल करती है, कहाँ हो तुम लोग? जिसे सुनकर राघव की आवाज आए, बॉस हम लोग जंगल में नहीं है। वो मुझे पता है, तुम सिर्फ ये बताओ तुम लोग कहाँ हो अभी। जिसे सुनकर विशाल की आवाज आए, मोना हम लोग। इतना बोल वो मोना को अपना एड्रेस बता था। जिसे सुनकर मोना बस इतना बोली, ओके मैं आ रही हूँ। इतना बोल वो कॉल काटकर कार को तेजी से उस तरफ ले जाती है। बॉस ये कहाँ जा रही है यार, हम और कितना दूर इसका पीछा करना होगा? राशि बुरा सा मुंह बनाकर बोली। तभी कार में पीछे बैठा राम बोला, राशि मैडम आप बोर हो रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिसे सुनकर राशि अपना सिर मोड़ राम को देखती है तो जो मुस्कुराकर उसे देख रहा था और वो उससे कुछ बोलती उससे पहले विनोद बोला, वो भाला तुमसे ही क्यों बात करेगी, क्या मैं मर गया? जिसे सुनकर राशि हैरान होकर विनोद को दिखने लगती है जो राम को घूर रहा था और राम सॉरी बोल अपना सिर नीचे कर लेता है। जिसे देखकर राशि बोली, विनोद सर आप उसे घूर मत यार, और उसने इतनी बड़ी बात नहीं बोली। जिसे सुनकर राम अपना सिर ऊपर कर उसे मुस्कुरा कर देखने लगता है तो राशि भी उसे एक प्यारी सी मुस्कान पास कर फिर विनोद को देखकर आंखों से इशारे में बोली, विनोद यार प्लीज नाराज मत होना, वो लड़का बुरा नहीं बस सीधा है, जो भी बोलता है वो दिल से बोलता है, प्लीज उसे माफ कर दो और हम एक टीम में यार, इसलिए छोड़ दो मेरे लिए। जिसे समझकर विनोद वापस निर्मल होकर हाँ में सिर हिला देता है और राम को इग्नोर कर देता है। जिसे देख राशि राहत की सांस लेती है और फिर वो एक नजर राम को देखती है जो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था तो राशि भी हल्का मुस्कुराकर सामने देखने लगती है।
लेकिन उसके मुस्कान से और विनोद की जगह उसका साथ देने से राम के दिल में कुछ होने लगाता है राशि के लिए, और यही वजह थी कि उसके चेहरे की मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी, और जब तक नहीं जाती तब तक विनोद फिर से आंखें नहीं दिखा देता है, जिसे देख वो दूसरी तरफ देखने लगता है। मोना कार चलाते हुए ये आखिर में ये नोटिस कर ही लेती है कि ये 3 कार आगे पीछे होकर उसके कार का पीछे कर रही है, तो वो समझ जाती है कि होना ये लोग उसके द्वारा उसकी टीम के पास पूछना चाहते हैं, लेकिन वो इस नहीं होने देखो उसे रास्ते से कार नहीं ले जाती है जहां से वो अपने टीम के पास पूछ सकती थी, बल्कि कार सीधा रोड पर ले जाकर उसे जंगल के गोल गोल घुमा देती और फिर उन्हें तीनों कार साथ बड़ी आसनी उलझाकर निकल जाती है। उसे रास्ते जाकर एड्रेस विशाल ने दिया था। विक्रम को लगता है कि ब्लैक कार मोना के कार के साथ थी और ब्लैक जो अली की थी उसे लगता है सफेद मोना के कार का पीछे थी, और यही चक्कर में वे लोग भूल जाते हैं मोना ने इन्हें पागल बनाकर बड़ी आसनी से निकल गए, और अब तीनों कार गोल गोल घूमती रहती कभी देर तक और फिर तीनों एक जगह रोक जाती है। विक्रम अपनी कार में से और अली अपनी कार में और बिग बॉस के आदमी का लीडर अपनी कार में से तीनों बाहर आ जाते हैं। विक्रम अली से बोला, लास्ट बार प्रिया की कार के साथ तुम्हारी ब्लैक कार थी ना? नहीं, मेरी कार के बाद इन साहब की कार थी, इंस्पेक्टर अली उस लीडर से बोला। तो वो नामे सिर हिलाकर बोला, झूठ मत बोलो यार, उस लड़की के कार के साथ लास्ट समय विक्रम तुम्हारी कार थी और मेरी लास्ट में हो गई थी। जिसे सुनकर विक्रम बोला, नहीं यार मेरी कार कहाँ थी, इनकी कार थी। विक्रम फिर से अली को देखकर बोला, तो अली उस लीडर की तरफ देखता है और वो विक्रम को, और ये देखकर विक्रम बोला, इसका मतलब उस लड़की को पता लग गया था कि हम लोग उसका पीछा कर रहे थे, तभी उसने ऐसा किया कि हम लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे कार का पीछा करते रह गए और वो निकल गई। जिसे सुनकर अली और वो आदमी अपना मुंह खोले रह जाता है। ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली यार, बिग बॉस का आदमी बोला। तो इंस्पेक्टर अली चिढ़ते हुए बोली, हाँ कुछ ज्यादा ही है, लेकिन एक बार हाथ आ जाए फिर उसे मौका ही नहीं दूंगा, कहीं जाने का कब तक भागेगी। अली गुस्से भरी बात सुनकर विक्रम बोला, तुमने हलवा समझा है क्या उस लड़की को पकड़ना? वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर क्या करें, हम क्या करें? वो लीडर कंफ्यूज होकर बोला। तो इंस्पेक्टर अली बोला, करना क्या है, ढूंढना है और क्या उसे? जिसे सुनकर विक्रम बोला, अच्छा और कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? वो यही कहीं। जिसे सुनकर विक्रम बोला, हाँ और घूमते रहो पूरी रात इस जंगल में। तो फिर क्या करूं मैं? अली चिढ़ते हुए बोला। जिसे सुनकर विक्रम बोला, अब एक ही रास्ता हमारे पास। जिसे सुनकर अली बोला, और वो क्या है? जो गया वो आएगा भी, हमें पास यही रुकना होगा, लेकिन अलग अलग जगह, और तीनों एक दूसरे से फोन से जोड़े रहना, ताकि अगर वो कार वापस आए तो एक दूसरे को बता सकें, और इस तरह हम उसे बचने का मौका नहीं देंगे। विक्रम की बात सुनकर अली और वो लीडर एक दूसरे को देखते हैं और फिर हमें सिर हिलाकर एक दूसरे से कॉल पर जोड़कर अपनी कार में बैठ जाते हैं। तो फिर विक्रम के प्लान के एहसास से एक बीच वाली कार यानी विक्रम की कार वही रही थी और पीछे वाली कार पीछे चली जाती और आगे वाली कार आगे। इस तरह वे तीनों कोने में दूर दूर तक खड़ी करते अपनी कार को, ताकि कहीं से भी बच कर ना जा सके वो। इधर इन लोगों ने विक्रम के प्लान के हिसाब से जाल बिछाया था मोना के लिए, और दूसरी तरफ मोना अपनी कार को कच्चे रास्ते से ले जाने लगती है और एक पहाड़ी के पीछे एक छोटा से गांव में उसकी कार इंटर होती है। तो वहां खेल रहे छोटे छोटे बच्चे कार के पीछे भगाने लगते हैं, जिसे देख मोना मुस्कुराकर अपने गोद में सो रहे आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आरव देखो बाहर कितने बच्चे हमारे कार के पीछे भाग रहे हैं। मोना की बात सुनकर आरव अपनी आंखें खोल लेता है और उठकर देखने लगता है अपने साइड का डोर का शीशा नीचे करके, तो उसे बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं और फिर आसपास दिखता है तो यहाँ झोपड़ी के घर थे, छोटे छोटे लेकिन कभी अच्छे। मम्मा ये हम कहाँ आ गए और ये सब क्या यहाँ इस घर क्यों है? मोना मुस्कुरा कर बोली, बेटे ये गांव है छोटा सा और गांव में ऐसा ही खोला माहौल होता है, हमारे बड़े बड़े से कभी अच्छा और प्यारा। और अब तुम अपनी मम्मा को बताओ ये जगह और ये सब लोग तुम्हें पसंद आए? हाँ मम्मा ये कभी अच्छा है, मैंने ये सब पहली बार देखा। इतना बोल वो सीधा होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो मोना उसकी शकल देख बोली, लेकिन बच्चे फिर तुम उदास क्यों लग रहे हो? जिसे सुनकर आरव अपना सिर नीचे करे बोला, वो मुझे डैडी की याद आ रही थी मम्मा, वो होते तो और मजा आता यहाँ घूमने में। आरव को उदास देख और उसकी बात सुनकर मोना गहरी सांस लेती है। काश वो भी ऐसा बोल सकती कि आदित होता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन किए उसे व्यवहार ने उसकी सोच बदल दी है। मोना फिर कार को एक झोपड़ी के आगे रोक देती है जहां बाहर राहुल खड़ा था।
राहुल आकर मोना की तरफ के साइड का डोर खोल देता है तो मोना उसे घूरते हुए उसके हाथ में खाने की बड़ी थैली देती है तो राहुल अपना सिर नीचे कर साइड में खड़ा हो जाता है। मोना कार से उतरकर आरव को गोद में लेकर बाहर आ जाती है। पीछे पलटती है तो आरव राहुल को देख बोला, मम्मा ये मेरे कौन से मामू है। बच्चे की आवाज सुनकर राहुल अपना सिर ऊपर करके देखता है तो अपनी बॉस की गोद एक क्यूट बच्चे को देख आरव कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो शॉक होकर बोला, बॉस ये आरव है ना। मोना हाँ मैं सिर हिलाकर आरव बोली, हाँ बेटे ये आपके राहुल मामू है। जिसे सुनकर आरव खुश होकर बोला, मामू। इतना बोल वो मोना की गोद से राहुल के पास जाने लगता है तो राहुल मोना को देखता है तो मोना बोली, ले लो राहुल। राहुल मुस्कराकर आरव को अपने गोद में लेकर खिलाने लगता है। ये देख मोना मुस्कराकर बोली, शैतान लड़के मामू के पास आते ही मम्मा को भूल गया। तो आरव हंसने लगता है और उसके साथ राहुल भी। तभी झोपड़ी के डोर से विशाल बाहर आकर बोला, मोना तुम आ गई है। इतना बोल उसकी नजर भी आरव पर जाती है तो वो मोना को इग्नोर करके राहुल की गोद से आरव को लेकर बोला, अरे आरव बाबा बताओ मैं कौन सा मामू आपका। जिसे आरव कंफ्यूज होकर मोना को देखने लगता है जो विशाल को घूर रही थी, जो आरव को देख उससे मिलना भूल गई। मोना जलना बंद करो वो बच्चा वो। विशाल बिना मोना को देख आरव के गाल पर किस करके। तो मोना गहरी सांस लेकर बोली, ये तुम्हारे सबसे बड़े विशाल मामू है। जिसे सुनकर आरव विशाल के गाल पर किस करके बोला, मेरे बड़े मामू। विशाल मुस्करा कर हाँ सिर हिला कर देता है और फिर आसपास देखकर बोला, क्या आदित्य भी आया है मोना। जिसे सुनकर मोना कुछ बोलती उससे पहले आरव बोला, बैड मामू डैडी को पता ही नहीं है हम आपके पास आए हैं, वो तो सो रहे थे तब हम घर से निकले। जिसे सुनकर विशाल मोना को देखता है तो मोना गहरी सांस लेकर बोली, अंदर चले भाई। विशाल हाँ में सिर हिला देता है और आरव को लेकर झोपड़ी के अंदर चला जाता, जिसके पीछे मोना राहुल को देखकर बोली, तुम भी आओ तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ा। इतना बोल वो चली जाती है और उसके पीछे राहुल भी जाते हुए मन में बोला, अब गया मैं काम से। उस झोपड़ी के अंदर एक और डोर था जहां से निकल कर वे लोग एक छोटे से खोले होल में आ जाते हैं, जहां एक पेड़ के नीचे खड़िया पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और साइड गाय बंधी थी जो अपने खोने से ध्यान हटाकर घर में आ रहे मेहमानों को देख रही थी। लास्ट में एक और झोपड़ी थी, लेकिन विशाल एक एक छोटी से खाट को मोना के लिए डाल देता है। लेकिन मोना उस बूढ़ी औरत को देखने लगती है तो विशाल बोला, मोना इनका कोई नहीं है इस दुनिया में, और गांव में जब कोई नया मेहमान आता है तो ये उन्हें अपने घर रोक लेती है, हम यही रुके हैं। मोना जिसे सुनकर उस बूढ़ी औरत के आगे हाथ जोड़ लेती है तो बूढ़ी औरत उसे आशीर्वाद देकर खटिया पर बैठने का इशारा करती है। उनकी उम्र इतनी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है और इशारे में बात करती है। मोना खटिया पर बैठकर बोली, बाकी लोग कहाँ। जिसे सुनकर विशाल बोला, वो अर्जुन और राघव तो खेत पर गए हैं, लेकिन मैंने एक लड़के भेजा तो वो आता होगा उन्हें बोला कर। मोना हाँ में सिर हिलाकर बोली, कविता और नताशा कैसे है। उसके इतना बोलते ही अंदर झोपड़ी में नताशा कविता का हाथ पकड़कर बाहर आती है तो मोना उन्हें देखकर बोली, अब तुम दोनों कैसी हो। अच्छी है दी, कविता बोली तो मोना हाँ में सिर हिला देती है। लिली वो कहाँ है। मोना विशाल को देखकर बोली, वो भी खेतों में काम करने जाती है क्योंकि उससे घर का काम नहीं होता है, विशाल बोला। और उसके इतना बोलते ही वहां लिली, अर्जुन और राघव आ जाते हैं। सभी ने अपना होलिया चेंज कर लिया था, ये उनकी टीम नहीं बल्कि गांव में रहने वाले किशन लग रहे थे। मोना फिर देखती है कि सभी लोग आरव को खिलाने में लागे हैं तो वो गहरी सांस लेकर साइड में खड़े राहुल से बोली, तुम ये थैली नताशा को दे दो, वो सभी के लिए खाने लगा देगी। जिसे सुनकर नताशा हाँ में सिर हिलाकर राहुल के हाथ से वो थैली चली जाती है। अर्जुन आरव को गोद में लेकर कविता के पास आकर बोला, देखो बेबी ये मोना दी का छोटा सा बेबी है। कविता बुरा सा मुंह बनाकर बोली, क्या अर्जुन बच्चे के सामने तो कम से कम मुझे बेबी मत बोलो। जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। मामी अर्जुन मामा आपको बेबी बोल सकते हैं क्योंकि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी बोलता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। मोना गहरी सांस लेकर विशाल से बोली, देखा भाई ये लड़का इस काम करता है, स्कूल में इसकी कई गर्लफ्रेंड है और एक के बर्थडे पार्टी में तो कल रात को गया था क्योंकि उसने इस कहा था कि ये नहीं आया तो वो केक ही नहीं कटेगी। जिसे सभी और हैरान होकर जाते हैं तो आरव बोला, मम्मा आप मेरी शिकायत कर रही है या तारीफ, और हाँ आप जलो मत, में उनमें से किसी को आपकी बहू नहीं बनाने वाला। जिसे सुनकर मोना का मुंह खोला रह जाता है और बाकी लोग हंसने लगते हैं। बहुत खतरनाक बेबी है तुम्हारा मोना, विशाल हंसते हुए बोला। आरव फिर कविता को देखकर बोला,
मामी आप मेरे साथ डेट पर चलेगी। जिसे सुनकर अर्जुन शॉक हो जाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। आरव गलत बात ऐसा नहीं बोलते। जिसे सुनकर आरव अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी कविता अपने हाथ ऊपर करके बोली, अर्जुन मुझे दीजिए ना, आरव को बहुत क्यों बच्चा है। तो अर्जुन सोच में पड़ जाता है, जिसे देखकर राघव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दे दे भाई, वो अभी छोटा है, तेरी वाली को भगा को नहीं ले जा सकता। जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अर्जुन हल्का सा मुस्कुराकर कविता के हाथों में आरव को दे देता है। तो आरव सीधा जाकर कविता के गाल पर किस करके बोला, आई लव यू मामी। जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर अर्जुन को देखते हैं, आरव को घूरे जा रहा था। अर्जुन उसे घूरना बंद करो, मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है कि वो अपनी मामी को ही पटा ले, और वैसे भी वो बड़ी उससे देख नहीं रहा। जिसे सुनकर अर्जुन हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन उसकी नजर बार बार आरव पर जा रही थी जो उसकी कविता से चिपक रहा था। वो आपको परेशान कर रहा है बस अर्जुन। इतना बोल मोना आरव को देखती है घूर के, तो उसे मुस्कुरा कर देख हंसने लगता है। देखा इस शैतान लड़के को। तभी वहां नताशा आकर बोली, चलो सभी लोग, मैंने सभी का खाना लगा दिया है। जिसे सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं और नताशा आरव को लेने को होती है तो राघव जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं। जिसे सुनकर नताशा कंफ्यूज होकर उसे देख जर बोली, क्या हुआ हब्बी, आप मुझे आरव को लेने से मना क्यों कर रहे हैं, कितना प्यारा बच्चा है यार। इतना बोल वो उसे गोद में लेती है तो आरव की शकल रोनी जैसी हो जाती है और ये देख बाकी सभी हंसने लगते हैं। आरव नताशा के गाल पर किस करके बोला, इसलिए राघव मामू मना कर रहे थे मामी। जिसे सुनकर सभी फिर से हंसने लगते हैं तो नताशा हैरानी से राघव को देखती है। जे गहरी सांस लेकर हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन नताशा उसे आंखें दिखा देती है कि बच्चे कौन जलता है यार। लेकिन अब नताशा को कौन हटाए कि ये छोटा शैतान कितनी खतरनाक है। उसके बाद सभी खाना खाने लगते। नीचे बैठकर आरव मोना के गोद में बैठकर खा रहा था। आप लोगों ने न्यूज देखी क्या, मोना सभी को देख बोली तो सभी नामे सिर हिला देते हैं। जिसे देखकर मोना मुस्कुराकर राहुल को देखकर बोली, इसकी वो प्यारी डॉक्टर को 1 लाख का इनाम मिला है हमारे बारे बताने और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए। जिसे सुनकर राहुल अपना सिर नीचे कर लेते हैं और सभी उसे घूरने लगते हैं। मोना आगे बोली, और इतना ही नहीं, अब सब पर 50-50 हजार का इनाम है, यानी पुलिस के साथ अब तुम्हारा आम आदमी भी दुश्मन बन गया, और वो अली महान और भगवान सभी नजरों में, इसलिए अब तुम लोग मुंबई ना जाओ, उसी में भलाई है। हाँ, और ये सब इस राहुल के वजह से हुआ है, उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। राघव राहुल को देखकर बोला तो राहुल सॉरी बोलकर खड़ा होकर उठ जाता है, आधा खाना खाते हुए ही। राहुल खाना तो बुरा खाते, नताशा बोली। जिसे सुनकर और राहुल को बाहर जाता देख मोना गहरी सांस लेकर बोली, उसका खाना साइड में रख दो, वो बाद में खा लेगा, और अब गया सो गया, छोड़ो अब तुम लोग यही रहना, लेकिन ध्यान से, क्योंकि लोग ये भी और कब कौन पैसे के पुलिस को बता दे, किसी को नहीं पता। मोना की बात सुनकर विशाल बोला, तुम उसकी चिंता मत करो मोना, ये शहर नहीं गांव है और यहाँ लोग लालची नहीं है। फिर भी भाई ध्यान से रहना, मोना विशाल को देखकर बोली। फिर कुछ सोचकर अर्जुन बोला, बॉस फिर आपका क्या और आप कैसे लड़ेगी उससे। जिसे सुनकर मोना बोली, मेरी चिंता मत करो, तुम लोग मैं देख लूंगी, वैसे भी ये जंग मेरी थी तो तुम लोग क्यों इसमें अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। और ये तुमसे किसने बोला मोना, ये जंग उतनी ही हमारी है जितना कि तुम्हारी। हम लोगों ने बहुत दर्द सहा है और अब तो हम लोगों को अपनी अपनी पहचान छोड़कर इस छोटे से गांव में इस तरह रहना पड़ रहा है। विशाल मोना की बात सुनकर हल्के गुस्से में बोला। तो मोना बोली, हाँ भाई, लेकिन इस समय यही रहो आप लोग, जब तक लोग आपके बारे में भूल नहीं जाते हैं, उसके बाद हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, तब तक मैं अपने साथियों से बदला लूंगी। मोना विक्रम और उसकी टीम के बारे में सोचकर बोली। लेकिन बॉस आप अकेली केस करेगी, राघव मोना के लिए परेशान होकर बोली। तो सभी के चेहरों पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। मोना सभी के चेहरों के भाव देखकर बोली, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मेरा वे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उस बिग बॉस को पता है कि प्रिया किसकी वाइफ है, जिसे नाराज किया तो अच्छा नहीं होगा। मोना आदित्य में बारे में सोचकर बोली, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि आदित्य ओबरॉय क्या चीज है, बिजनेस की दुनिया में उसका भी बहुत बड़ा नाम है और कोई फालतू में उससे पंगा लेना तो नहीं चाहेंगे। आदित्य भले ही बिग बॉस के बराबर का ना हो, लेकिन वो कम भी नहीं है, शहद ही बजे की बिग बॉस भी उसे मारने का ऑर्डर नहीं दे पा रहा है। खाना होने के बाद मोना राहुल की प्लेट लेकर बाहर की झोपड़ी में आती है तो वो देखती है कि राहुल एक खटिया पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। मोना ये देखकर राहुल के पास आते हुए बोली, तुम इस चार्ज कैसे करते हो राहुल, यहाँ तो लाइट ही नहीं है,
इतना बोल उसके पास बैठ जाती है अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर। तो राहुल एक नज़र प्लेट को देख फिर मोना से बोला, वो आस के गांव में आती है तो वहां से करके लाया था सबके फोन और अपना लैपटॉप चार्ज करके। जिसे सुनकर मोना उसके गोद में रखे लैपटॉप को उठाकर साइड रखकर बोली, अच्छा तुम मेरी हेल्प यही से कर सकते हो, लो अपना पूरा खाना खो में तुम्हारे लिए भी लाई थी। इतना बोल वो उसके पास खाने की प्लेट करने लगती है, लेकिन राहुल ना में सिर हिला देता है तो मोना खुद ही एक खाने का एक निवाला लेकर उसे राहुल के मुंह करके बोली, ज्यादा नखारे मत दिखाओ मुझे समझे, वरना बहुत पीटूंगी समझे, बड़ा आया नाराज होकर खाना छोड़ने वाला। मोना राहुल को खाना खिलाते हुए बोली। तो राहुल उसे नम आंखों से देखकर बोला, बॉस आपको मुझसे नाराज होना कि मेरी उस गलती की वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो गया। मोना राहुल के आंखों में आंसू देखकर अपने दूसरे हाथ से उन्हें साफ करके बोली, सुबह जब इस बारे में पता चला कि क्या हुआ तब तो बहुत गुस्सा आया सच में राहुल। जिसे सुनकर राहुल उदास होकर अपना सिर नीचे करके बोला, फिर आपने खुद को क्यों रोका, मुझे अपनी टीम से निकाल दो या गोली मार दो, मैं इसके लायक नहीं हूं कि आपकी टीम में रह सकूं। जिसे सुनकर मोना गहरी सांस लेकर खाने की प्लेट साइड में रखकर बोली, वैसे आइडिया अच्छा है को मैं सीधा तुम्हें गोली मारकर खेल वो खत्म कर दूं। राहुल हैरान होकर मोना देखने लगता है तो मोना मुस्कुराकर उसके गले में हाथ डालकर बोली, लेकिन क्या है ना राहुल, तू अपन का छोटा भाई ये रहे तो अपन तेरे मार नहीं सकता, और गलत तो तेरे साथ भी हुआ है ना, तूने उस लड़की पर विश्वास किया, शायद प्यार भी। इतना बोल मोना राहुल का चेहरा देखती है तो वो अपना सिर नीचे कर लेता है। जिसे सुनकर मोना उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मतलब मैं सही हूं, तुझे उस लड़की से प्यार है। जिसे सुनकर राहुल अपना चेहरा ऊपर करके मोना को देखकर बोला, नहीं बॉस ऐसा कुछ नहीं है, और होगा भी तो वो उसी समय खत्म हो गया जब उसने मुझे बेहोश करके अन्य लोगों की मदद की थी, अब मेरे दिल में नफरत है, केवल नफरत। मोना गहरी सांस लेकर बोली, ओके तो तेरे दिल में उसके लिए नफरत है राइट। राहुल हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके तो फिर मैं सबसे पहले अब उसे गोली मारूंगी, तेरे लिए वो लड़की मारेगी, उसने मेरे छोटे को धोखा दिया, मैं उसे अब नहीं छोड़ने वाली। मोना अपनी बंदूक निकालकर गुस्से में बोली। तो राहुल के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं, जिसे देखकर मोना बोली, क्या हुआ, तुम नहीं चाहते कि मैं उसे मारूं, क्या तुम्हें उसे एक मौका देना नहीं चाहते। जिसे सुनकर राहुल बोला, ऐसा नहीं बॉस, प्यार में बार बार मौके नहीं दिए जाते, उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है तो उसे मौत तो मिलेगी, लेकिन आपके हाथों नहीं, मैं खुद उसे गोली मारूंगा, उससे पहले उसे बताऊंगा कि उसने क्या किया था गलत। जिसे सुनकर मोना थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि राहुल ने बड़ी बात आसानी से बोल दी, क्या इतना सरल है अपने प्यार को मारना, वो भी अब विक्रम से नफरत करती है और खुद उसे मारेगी भी, लेकिन उसने उसे जन्म में प्यार किया था तो उसे डर है कि उस समय उसके हाथ ना कान पे विक्रम को गोली मारते समय। मोना ये सोचकर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं जाऊंगी कि मारने से पहले तुम उससे बात करना, उससे वजह पूछना, और तब भी तुम्हें लगे कि उसने गलत किया तो उसे गोली मार देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना राहुल, हम बाद में पछताते हैं। मोना ये सोचते हुए बोला रही थी और अभी भी उसका हाथ राहुल के सिर पर था, एक बड़ी बहन और माँ की तरह उसे पता है उसके टीम में राघव को छोड़ बाकी अर्जुन, विशाल भाई और राहुल, ये तीनों का इस दुनिया में सगा कोई नहीं, ये तीनों अनाथ थे, लेकिन मोना के को अपनी बहन और अपना सब कुछ मानते हैं, तो मोना कभी नहीं चाहेगी कि इनके साथ कुछ भी गलत या बुरा हो उसकी तरह, जहाँ उसके बस वैसे तो सब कुछ है, दौलत, पति, एक प्यारा बेटा, लेकिन केवल है वो उसके अपने नहीं है, अपना तो उसका शरीर भी नहीं है, तो ये रिश्ते भला उसके कैसे हो सकते हैं। तभी राहुल मोना के गले लगकर बोला, थैंक्स बॉस, मुझे माफ करने का, अब मैं आपसे वादा करता हूं कि अब कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिसे सुनकर मोना मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ मुझे भी तुझे यही उम्मीद है, और हाँ अगर ऐसा फिर कभी तेरे वजह से हुआ तो पक्का मैं तुझे गोली मार दूंगी, समझा। मोना राहुल को गोद से दूर करके बोली। जिसे सुनकर और मोना के चेहरे के भाव देखकर राहुल हाँ में सिर हिला देता है, तो मोना अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखकर बोली, अच्छा अब चलती हूँ मैं, तुम लोग मेरे टच में रहना और मेरा इशारा मिलते ही वापसी आ जाना, तब तक मैं दूसरी जगह देख लूंगी जहां कोई नहीं आ सकता। राहुल हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके बॉस, लेकिन आप आज रात रोक जाती तो और भी अच्छा होता, मुझे आरव के साथ खेलना है। राहुल छोटा सा मुंह बनाकर बोला तो मोना बोली, मेरा भी यह मन कर रहा है, लेकिन क्या ना कि आदित्य का फोन और कार दोनों बिना पूछे लेकर आ गई और उन्हें नहीं पता कि मैं और आरव इस समय कहाँ, तो मुझे जाना होगा, वरना उनका गुस्से में पूरी मुंबई जले, उससे पहले मुझे जाना होगा। मोना खेड़े होकर बोली तो राहुल हंसते हुए बोला, इसका मतलब हमारी बॉस भी किसी से डरती है। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, समझे, मोना का आज भी अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन मुझे चिंता लोगों की, उनके आसपास की विचारे, उनकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए जाना है।
मोना राहुल की बात सुनकर बोली, वो भाला उसे बुरे आदमी से क्यों डरेगी, उसकी तो खबर लेनी अच्छे ज्यादा शौक है ना, मुझे बेहोश करके मेरे रात भर मजे लेने के। मैंने भी उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी मोना नहीं है। मोना यही सोच रही थी तभी उसके पास भागते हुए आरव आकर उसके पैर से चिपक कर अपना सिर पकड़ करके मोना से बोला, मम्मा घर चलो अब, वरना डैडी फिर से आपको मुझसे दूर करके रूम में बंद कर देंगे। जिसे सुनकर मोना की आंखें बंद हो जाती है और वो जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। ये शैतान लड़का कुछ भी बोलता है और फिर वो राहुल को देखती और बाकी सभी भी जो मोना को हैरानी से देख कर रहे थे। अब तो मोना का दिल कर रहा था को इसी समय धरती फाटे और वो उसमें समा जाए। उसके बेटे ने उसके भाइयों और भाभियों के आगे मुंह उठाने के लायक नहीं छोड़ा। इस समय मोना, क्या आदित्य तुम्हें रात में रूम में बंद करके आरव से दूर करता है? विशाल बोला तो मोना हैरानी से उसे देखकर ना में सिर हिला देती है। विशाल भी इस चीज में कच्चा था कि आरव के कहने का क्या मतलब था। तभी लिली उसके कान में धीरे से कुछ बोलती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मोना का चेहरा शर्म से लाल और वो ज्यादा शर्मांदगी से बचने के लिए आरव को गोद में लेकर बोली, अच्छा आप सभी अपना ध्यान रखना, वहां का माहौल सही होते हो मैं आप सभी को बुला लूंगी। तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं, जिसे देखकर मोना उस झोपड़ी से बाहर आ जाती है और अपने कार के पास खड़े होकर आरव से बोली, आरव आप अपने सभी मामा और मामू को बाय नहीं बोलोगे क्या? जिसे सुनकर आरव सभी को देखकर हाथ के इशारे से बाय करने लगता है तो सभी लोग हंसते हुए आरव को बाय करते हैं हाथ हिलाकर। राहुल कार डोर खोल देता है तो मोना आरव को बैठा देती है तो अपनी सीट पर बैठ जाता है और खुद ही सीट बेल्ट लगाने लगता है। ये सब देखकर हैरान थे। मोना कार में बैठते हुए बोली, ये सब उसके पिता ने सिखाया है, कार चला रहे इंसान से दूर रहकर कर उसे परेशान परेशान नहीं करना चाहिए। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं कि आदित्य ने अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा देती है। मोना अपनी तरफ का डोर लगाकर कार चालू करने को होती है तभी राहुल बोला, ये क्या आपकी गाड़ी का टायर तो पंचर है बॉस। जिसे सुनकर मोना शौक होकर पीछे का टायर देखती है तो वो सच में पंचर है। यार अब हम घर कैसे जाएंगे आरव? मोना आरव से बोली जो उससे बोला, मम्मा लगता है आपके जाने का। मोना नहीं, गाड़ी में पीछे डिग्गी में एक और टायर है, भूल गई। जिसे सुनकर हाँ में सिर हिला देती है और उसकी बात सुनकर विशाल बोला, ओके तो तुम लोग वापस अंदर जाओ, तुम तक में और राघव टायर चेंज कर देते हैं। मोना गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाकर आरव को देखती है जो उसे घूर रहा था। उसकी मम्मा पक्का उसके डैडी से दूर रहने के लिए ये सब कर रही है और पक्का उन्होंने ही टायर पंचर किया होगा। आरव के मन में चल रही बातें समझकर मोना उसे घूरे के बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करती और मैं क्यों तुम्हारे डैड से दूर रहने के लिए ये सब करूंगी, मुझे कोई शौक थोड़ी है और ना मैं उनसे डरती हूँ समझे। इतना बोल वो बुरा सा मुंह बनाकर कार से बाहर आकर बोली, चलो आरव बाहर आओ। नहीं मुझे नहीं आना मम्मा, अब मुझे डैडी के पास जाना बस। जिसे सुनकर मोना उसे घूरने लगती है तो विशाल बोला, रहने दो मोना, उसे वैसे भी उसके वजन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर लेंगे, तुम जाओ अंदर बैठो। जिसे सुनकर मोना कार को चाबी विशाल को देकर आरव की तरफ मुंह बनाकर चली जाती है। ये लड़का उसका नहीं है, सच में इसके एक भी गुण उस पर नहीं गए, सभी अपने पिता पर गई है। छिछोरे पिया का छिछोरा बेटा कहीं का। आरव जब ये देखता है तो मन में बोला, मम्मा आप मेरे डैडी से दूर नहीं जा सकती ज्यादा समय समझी। बाकी सभी बस शौक होकर माँ बेटे की आंखों ही आंखों में हो रही लड़ाई देखकर हैरान थे। विशाल फिर डोर बंद कर देता है और राघव के साथ टायर चेंज करने में लग जाता है। मोना अंदर जाकर गुस्से में खटिया पर बैठकर बोली, मुझे इस बाप की औलाद को लाना ही नहीं चाहिए, अपने साथ मुझ पर शक कर रहा है, बताओ मैं क्यों उसके डैडी से दूर जाना चाहती हूँ, क्या मैं डरती हूँ आदित्य से? मोना गुस्से में सामने खड़े अर्जुन, राहुल, कविता, नताशा और लिली से बोली। तो सभी नामे सिर हिला देते हैं। जिसे देख मोना बोला, हाँ वही भाला, इस दुनिया कोई है जो मोना को डरा सकते हो, मैं जब उस बिग बॉस और विक्रम से नहीं डरती तो इसके बाप से क्या डरूंगी। बॉस शांत हो जाओ, वो बच्चा है, अर्जुन बोला। तो मोना उसे घुरे के बोली, ये शैतान तुम्हें बच्चा लगता है, अरे बहुत समझो कि तुम्हारी कविता अभी तक तुम्हारी है। जिसे सुनकर अर्जुन की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कविता को खुद से चिपका लेता है। विक्रम की कार में, सर मुझे तो अब बहुत नींद आ रही है। आगे सीट पर बैठी राशि उबासी लेते हुए बोली अपने मुंह पर हाथ रखकर। तो विक्रम से पहले राम बोला, राशि मैडम आप पीछे आ जाओ, मेरी सीट पूरी खाली है, आप यहां आराम से सो जाना। राम अपनी पूरी सीट छोड़कर एक कोने में होते हुए बोला। तो राशि उसे देखकर कुछ बोलती उससे पहले विनोद बोली, नहीं वो मेरी सीट पर आएगी, चुपचाप बैठो अपनी सीट पर। हाँ तो मैं कब उठ रहा है विनोद सर, मैं तो बस अपनी राशि मैडम के लिए जगह कर रहा था ताकि वो आराम से लेट कर सो सके।
अपनी मैडम कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? राम विनोद राम की कॉलर पकड़कर बोला। और ये सब देख रही राशि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करे हुए थी और विक्रम को देखती है तो विक्रम गहरी सांस लेकर उसे इग्नोर कर देता है। ये देख राशि विनोद से बोली, तुम दोनों लड़ना बंद करो यार, मुझे नहीं सोना। इतना बोल छोड़ते हुए सामने देखने लगती है तो विनोद राम की कॉलर छोड़कर बोला, आगे से उसे अपनी बोला ना तो दांत तोड़ दूंगा। इतना बोल वो सही से अपने कुर्सी पर बैठ जाता है और राम उसे घूरते हुए अपना सिर दूर कर लेता है। उसे अपनी राशि मैडम का दिल जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा और तुम विनोद, तुम तो मैं मरना है हो उस लड़की के हाथों, क्योंकि उसका पहला टारगेट तुम हो और मैं अपनी राशि के साथ यहां से भाग जाऊंगा। यही सोचकर राम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और राशि को देखने लगता है तो शांति से बैठी थी अपनी सीट पर अपनी आंखें बंद करके। विनोद भी राशि को देखकर मन बोला, क्या करूं मैं, ये लड़का मेरी राशि के करीब आते जा रहा है, क्या मुझे इसका खेल खत्म कर देना चाहिए और नाम उस लड़की पर लग जाएगा। हाँ, एक अच्छा सा प्लान बनना पड़ेगा। और इन दोनों के अंदर चल रही बताओ से राशि से बिल्कुल भी अनजान थी तो उसे अभी तक ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही किसी एक को नहीं चुना तो ये दोनों पक्का एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि दोनों के दिल में राशि के लिए जो भाव पैदा हो चुके थे उससे वो बिल्कुल अनजान थी। शायद एक तरफ विनोद जो शुरू राशि के साथ काम करता आया है और वो ही उसके गुस्से को शांत, बस तो उससे प्यार कब हो गया था उसे ही पता नहीं चला और राम के आने से उसे एहसास हो चुका था। जब ये लड़का उसकी राशि के पास जाने को कोशिश कर रहा था तो उसे बहुत बुरा लगता है दिल से, और दूसरी तरफ राम नया था, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। विनोद ने तो हमेशा ही उस पर गुस्सा किया है, लेकिन राशि ही है इसके लिए खड़े होकर विनोद से लड़ती थी, इसलिए उसे वो पसंद आने लगी। पर राशि के दिल में कौन है ये शायद उसे ही पता होगा। दूसरी तरफ गाड़ी का टायर चेंज होने के बाद मोना कार लेकर उसे गांव से निकल आई थी। अब रात हो चुकी थी और उसके पास बैठा आरव भी उसके गोद में सिर रखकर सो रहा था। उन्हें लड़ाई कितनी भी हो लेकिन आखिर है तो वो दोनों माँ बेटे ना, उनका रिश्ता बहुत अनमोल है, शायद आदित्य से भी ज्यादा। इसलिए जब नींद से आंखें बंद होने लगी तो बिना कुछ बोले वो उसके गोद में सिर रखकर सो चुका था। मोना एक हाथ से कार चलाते हुए दूसरे हाथ से आरव के सिर के बालों में हाथ फेर रही थी जिससे वो गहरी नींद में चला जाए। और वैसे भी कल रात वे दोनों अलग अलग सोए थे आदित्य की वजह से, इस वजह से, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देगी। वैसे उसे याद क्यों नहीं आ रहा कि कब वो बेहोश हुई थी। वो घर गई, इतना उसे याद जहां शायद कोई नहीं था, और फिर किसी से उसने बात की और कुछ खाया भी, शायद उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। मोना कभी देर सोचकर बोली, उसे कुछ याद नहीं आता तो वो ये सब अपने दिमाग से निकाल देती है। और उसकी कार फिर कच्चे रोड से मेन रोड पर आ जाती है और कुछ दूरी पर अली की कार खड़ी थी। जब सामने से कोई कार आती दिखाई देती है तो अली अपने पास बैठ हवलदार से बोला, देख क्या रहे हो, सामने आ रही कार पर टॉर्च मारो। जी साहब। इतना बोल वो गाड़ी पर लगी बड़ी सी लाइट सीधी मोना की कार फाड़ती है तो मोना अपने आंखों के आगे हाथ एक लेती है। अली और वे दोनों हवलदार मोना को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब तक मोना की कार उनके पास से निकल जाते हैं। ये तो वही थी, वो हवादार बोला। तो अली कार चालू करके बोला, विक्रम भाई वो कार आपके तरफ आ रही है, तैयार रहो। जिसे सुनकर विक्रम जो अपनी आंखें बंद कर बैठा हुआ था वो एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोला, ओके आप भी पीछे से अपनी कार लगा दो, वो हमसे बचकर नहीं जा सकती। इतना बोल वो अपनी कार बीच रोड पर खड़ी कर दिया है और थोड़ी दूर पर वो लीडर भी अपनी कार बीच रोड पर लगा देता है और सभी कार से उतरकर सामने की तरफ बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। विक्रम और उसकी टीम भी ऐसा ही करते हैं। राम बस कार में बैठा रहता है, बाकी विनोद, राशि और विक्रम तीनों सामने की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। मोना की कार के पीछे अली की कार तो थी ही, यानी अब मोना फंस चुकी थी। मोना के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं, उसने नहीं सोचा था कि ये लोग अभी भी यही खड़े होंगे। और वो पीछे से आ रही कार को देखकर बोली, मतलब आगे भी कार जरूर होगी। तभी उसकी नजर आरव जाती है जो आंखें खोलकर उसे देख रहा था। शायद उसे भी एहसास हो चुका था कि कुछ तो बुरा होने वाला है या हो चुका है। तभी उसकी मम्मा घबराई हुई लग रही है। मोना अपनी नहीं आरव की चिंता थी। मोना आरव को देखकर बोली, बेटे तुम डरना मत, कुछ भी हो जाए और हाँ मेरे कहने पर तुम नीचे छुप जाना। आरव हाँ में सिर हिलाकर और नीचे को हो जाता है। मोना एक हाथ से कार चलाते हुए दूसरे हाथ में बंदूक ले लेती है और अपनी कार की स्पीड धीमी करके पीछे आ रही अली की कार सामने आईने में से देखकर गोली चला देता है, जिससे गोली सीधी गाड़ी के टायर में लगती है और जिस वजह से अली कार को नहीं संभाल पाता है और उसकी कार वही 2-3 बार गोल गोल कर उल्टी हो जाती है बीच रोड।
ये देखकर मोना राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसे आगे एक और गाड़ी खड़ी दिखाई देती है जिसके हेडलाइट के आगे एक आदमी खड़ा था। बीच में वो विक्रम था और उसके एक तरफ राशि और दूसरी तरफ विनोद खड़ा था और एक लड़का कार में बैठा था। सबकी बंदूक का निशान केवल वो थी। ये देख मोना अपनी कार वहीं पर रोक कर बोली, आरव और अंदर जाओ। जिसे सुनकर आरव सीट के नीचे चला जाता है और कार चालू करके अपनी बंदूक से निशान सीधा गाड़ी की लाइट को बनाकर गोली चला देता है, जिससे विक्रम और बाकी लोग हैरान होकर गोली चालने लगते हैं मोना की कार पर। मोना नीचे झुक जाती है और उनके गोली खत्म होने का इंतजार करती है। तो कुछ देर बाद फायरिंग बंद होती है तो देखती है इसके कार के लाइट आगे का कांच सब टूट चुका था। मोना की कार की हालत देख सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। लड़की, तुम इतनी भी तेज नहीं हो कि विक्रम की बंदूक की गोली से बच सको। इतना बोल विक्रम हंसने लगता है और उसके साथ राशि और विनोद भी। तब तक पीछे कार का डोर खोलकर अली और एक हवलदार भी बाहर हो जाते हैं। एक हवलदार फंस जाता है जो उसे निकालने में लगे जाता है। इंस्पेक्टर अली अपने माथे से बह रहे खून साफ करके दूसरे हाथ से मोना की गाड़ी की तरफ बंदूक पॉइंट करके बोला, तुम्हारा खेल खत्म, लड़की मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज मुझसे तुम नहीं बच सकती है। जिसे सुनकर मोना के हाथ की मुट्ठी कस चुकी थी और फिर वो अपने सीट के नीचे छुपे अपने बेटे को देखती है तो उसे देख रहा था डरा हुआ। जिसे देखकर मोना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना होगा क्योंकि उसके एक गलती उसके बेटे को मुसीबत में डाल सकती है। तभी तक वो तीसरी कार भी जाते हैं। मोना पूरी तरह से फंस चुकी थी, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। मोना फिर आरव से बोली, आरव, आज आपको मम्मा से एक वादा करना होगा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी चीखने की आवाज भी क्यों ना आए, तुम गाड़ी से बाहर नहीं आओगे। इतना बोल उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आरव अपनी मम्मा को देखकर नामे सिर हिला देता है। जिसे देखकर मोना नम आंखों से बोली, मैंने कहा ना कि तुम कार से बाहर नहीं आएंगे। आरव के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है कार से बाहर, और ना वो अभी इतना बड़ा था कि उन्हें सबको समझ सके, लेकिन अपनी मम्मा के आंखों में आंसू देख वो समझ चुका था कि शायद फिर उसकी मम्मा उससे दूर जा रही है हमेशा के लिए। इस खेल वो हाँ नहीं कर रहा था। अपने बेटे की हालत देख मोना के दिल में दर्द होने लगता है। अब सभी लोग अपनी अपनी बंदूक मोना की कार पर पॉइंट करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। ध्यान रहे उसने मारना नहीं है, विक्रम बोला। हाँ, उसे मार नहीं सकते लेकिन उसे डरना है और ज्यादा हुआ तो उसके हाथ पैर तोड़ देना। बिग बॉस के खास आदमी बोला तो उसके सभी साथी हाँ में सिर हिला देते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर अली को सिर्फ अपनी हर बेइज्जती का बदला लेना था। वो बस इंतजार कर रहा था जिसे हो मोना डोर खोल कर आएगी तो सबसे पहले गोली वो ही उसे मरेगा। लड़की, बाहर आओ नहीं तो हमें तुम्हें कार के अंदर ही गोली से मार देंगे, समझे क्या? अली गुस्से से बोला, हाँ प्रिया, बाहर आओ वरना तुम्हारे मासूम बच्चे को जान भी खतरे में आ सकती है। विक्रम मोना को देखकर बोला। मोना की कार को चारों तरफ से घेर कर खड़े सभी। लड़की, हमारे बिग बॉस तुझे अभी भी एक मौका देना चाहते हैं, मेरी बात मान, चुपचाप बाहर आ जा। अपने हाथ ऊपर करके तो हम तुझे माफ कर देंगे, तुझे बस हमारे बिग बॉस के लिए काम करना है। बिग बॉस का खास आदमी बोला। उन सब की बात सुनकर और अपने बेटे को डरा हुआ देखकर मोना अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर फिर आंखें खोलकर बोली, ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन प्लीज कोई गोली मत चलना। इतना बोला मोना अपनी बंदूक को अपने कमर के पीछे छुपा लेती है। उसे पूरा विश्वास नहीं है इन लोगों पर, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर किसी ने भी उसके आरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ेगी। यही सोच वो डोर खोल देती है, जिसे देख सभी अपनी बंदूक मोना की तरफ करते हैं। अली से अब रहा नहीं जा रहा था, वो बस इंतजार कर रहा था ये लड़की बाहर आए, वो उसके ऊपर गोलियों की वारिस कर दे। मोना कार से उतरने वाली होती है लेकिन फिर कुछ सोचकर वो अपना पैर वापस अंदर लेकर बोली, मैं नहीं आ सकती बाहर। जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्या मरना है तुम्हें जो ऐसा बोल रही हो? विक्रम गुस्से में बोला तो उसके पास खड़ी राशि बोली, मरने दी ना, सिर आप क्यों बचा रहे हो? जिसे सुनकर विक्रम बोला, मुझे उससे ज्यादा उसके बच्चे की चिंता है, अगर ये मर गई तो उसका क्या होगा, और फिर उसे भी गीली लग सकती है ना। जिसे सुनकर विनोद बोला, सर हम कब से इन सब की चिंता करने लगे, हमारा काम तो सिर्फ अपने बॉस का ऑर्डर मानना है, इससे हम क्या फर्क पड़ता है कि उस कार में कोई बच्चा या माँ, हम सिर्फ बिग बॉस का ऑर्डर फॉलो करना है। जिसे सुनकर विक्रम गहरी सांस लेता है। उनकी टीम केवल विनोद ही था जो मोना के मारने पर दुखी हुआ था, तब उसने उससे यही कहा था, तभी तो आज वो उसे यही बात बोलकर सुना रहा। जो भी हो, हम फायरिंग नहीं करेंगे तब तक ये लड़की अपनी सारी हद पार नहीं कर देती है।
इतना बोल विक्रम सामने कार में देखता है जहां वो लड़की नीचे देख रही थी। शायद उसने अपने बच्चे को नीचे छुपा लिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अगर सबने एक साथ इस कार पर फायरिंग की तो शायद ये कार भी ब्लास्ट हो सकती है, और ऐसा हुआ तो ना वो मासूम बच्चा बचेगा ना और ये लड़की जो अपनी जिद के चक्कर में उसकी जान भी खतरे में डाल चुकी है। विक्रम ये सोच रहा था, तभी बिग बॉस का मैंने आदमी बोला, लड़की क्यों मरना चाहती है? अरे तो एक माँ कम से कम अपने बच्चे की तो सोच, वो बेचारा भी मारा जाएगा, इसलिए बाहर आ जा वरना हमें मजबूरी में फायरिंग करनी पड़ेगी, समझी क्या? जिसे सुनकर मोना बोली, तभी तो नहीं आ रही है, मुझे आप लोगों पर विश्वास नहीं है। अगर मैं बाहर आई और किसी ने गोली चला दी तो मेरे बच्चे का क्या होगा? इसलिए जब तक आप लोगों के हाथों में बंदूक है मैं नहीं सकती अपने बेटे जो छोड़कर। जिसे सुनकर वो आदमी विक्रम देखता और फिर अली को, क्या करें अब, क्या हमें अपनी अपनी बंदूक नीचे रख देना चाहिए? जिसे सुनकर विक्रम बोला, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी वो एक माँ है, उसे अपने बच्चे की इतनी तो चिंता होगी ही ना। जिसे सुनकर अली बोला, तुम लोग पागल हो गई क्या? हम इस लड़की पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये पक्का फिर कोई चाल करके भाग जाएंगी। आदित्य बोला, वो नहीं भाग सकती इंस्पेक्टर, क्योंकि उसे हमने घेरा हुआ और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वो लड़की कोई मां नहीं है और इसी लड़की अपना पहले सोचती है, वो उस बच्चे को ढाल बनाकर यहां से बचकर जान चाहती है। अली गुस्से से बोला, तो विक्रम बोला, नहीं ऐसा नहीं है, अगर उसे भागना होता तो वो शुरू पर ही भाग जाती, जब केवल मैं और मेरी टीम थी, वो हमें मारकर आसानी से भाग जाती है, लेकिन तब भी उसे अपने बेटे की चिंता थी तभी वो नहीं गई, और अब तो हम इतने लोगों हैं कि उसके बचकर भगाने का सवाल ही नहीं उठता है। मोना हैरान थी, ये आदमी उसके लिए इन सब से लड़ रहा है, क्या ये आदमी ऐसा है, ये सिर्फ बनने की कोशिश कर रहा है? मोना यही सोच रही थी और फिर वो आरव को देखती है जो अभी नीचे डरा हुआ लेटा था, तो मोना उसे मुस्कुरा कर देखकर बोली, मेरे शेर डरना मत, तुम्हारी मम्मा के होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है। आरव हाँ में सिर हिलाकर बोला, मम्मा ये बुरे लोग कौन है और आपको मारने की बात क्यों कर रहे हैं? आरव ने सुन ली थी उनकी बात, जब वे लोग उसके माँ को मारने की बात कर रहे थे। मोना तभी भी मुस्कुरा कर बोली, अरे क्या तुम्हारी मम्मा को मारना इतना आसान है जितना ये लोग समझ रहे हैं? आरव नामे सिर हिला देता है और फिर कुछ सोच कर बोले, मम्मा क्या हमें बचाने डैडी नहीं आएंगे? आरव की बात सुनकर मोना सोचकर मन बोली, फिर तो मेरे लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी, मैं आरव को बचाएंगी या फिर आदित्य को? इसलिए अच्छा है कि आदित्य यहाँ नहीं है और उसे पता भी नहीं है कि हम कहाँ हैं। कार के बाहर अली और विक्रम में बहस शुरू हो जाती है। विक्रम जहां सभी को अपनी अपनी बंदूक नीचे रखवाना चाहता था ताकि ये लड़की और उसके बच्चे को कुछ नहीं हो, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर से यही आवाज आ रही है कि इस लड़की और उसके बच्चे को बचाना है। शायद वो मोना को जान से मारा था, उसका बुरा उसे आज तक लगता है और वो कोई अच्छा काम करना चाहता था ताकि उसे थोड़ा चैन मिले, और अली का उल्टा है, वो नहीं चाहता है कि ये लड़की जिंदा जाए यहाँ से, क्योंकि अगर ये बची तो उसकी मौत पक्की है। ये उसे मार ही देखी, 2 बार बच गया वो इसके हाथ से, तीसरी बार वो मौका नहीं देना चाहती बस। वो आदमी जब देखता है कि विक्रम और अली में बहस हो रही है तेज, तो वो दोनों को हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा करके बोला, दोनों चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो क्या सही होगा। इतना बोल वो कुछ देर सोचकर बोला, बिग बॉस ने इस मारने का ऑर्डर नहीं दिया तो इस कोई नहीं मरेगा, और वैसे भी हम इतने लोग हैं कि वो अपने बच्चे को लेकर नहीं भाग सकती है, इसलिए सभी अपनी अपनी बंदूक नहीं रख दो। जिसे सुनकर अली शौक होकर बोला, लेकिन ये? तभी वो आदमी अली को हाथ दिखाकर बोला, बंदूक नीचे रखो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, अगर मेरा ऑर्डर नहीं मना तो इस समय बिग बॉस की जगह में हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग अली को देखते हैं तो वो दांत पीसते हुए अपनी बंदूक नीचे रख देता है, जिसे देखकर बाकी लोग भी एक एक से अपनी अपनी बंदूक नीचे रख देता है। उसके बाद वो आदमी मोना से बोला, अब तुम बाहर आओ कार से, और हाँ कोई चालकी मत करना वरना मारी जाओगी, और साथ में तुम्हारा बच्चा भी। जिसे सुनकर मोना हाँ में सिर हिलाकर उतरने लगती है तो आरव रोते हुए बोला, नहीं मम्मा मत जाओ बाहर प्लीज। मोना अपने बेटे की बात सुनकर और उसे रोते हुए देखकर बोली, अपनी मम्मा पर भरोसा है ना तुम्हें कि वो उन सभी बुरे लोगों को मारेगी? आरव हाँ में सिर हिला देता है, गुड, तो यही रोक मैं अभी इन सभी को भागा कर अटी हूँ। इतना बोल मोना कार से बाहर चली जाती है और डोर बंद कर देती है, जिसे देख आरव जल्दी से ऊपर सीट पर आकर नीचे झुक देखने लगता है बाहर क्या हो रहा है। वो देख रहा था उसकी मम्मा उन लोगों के पास जा रही थी। तभी फोन बजने की आवाज आती है तो आरव सामने रखा फोन उठाकर देखता है और फिर कॉल रिसीव करके जिसे ही कान में लगता है तो उसे अपने डैड की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है।
प्रिया ये क्या था, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो और लोकेशन भी बंद करके बैठी ताकि मैं तुम्हारा पास ना आ सकूं। जिसे सुनकर आरव धीरे आवाज में बोला, धीरे बोलो डैडी, बाहर बहुत बुरे लोग मम्मा को घेर कर खड़े हैं, वो लोग उन्हें मारना चाहते हैं। आरव की बात सुनकर दूसरी तरफ से आदित्य की शौक भरी आवाज आती है, क्या हुआ और तुम इस समय कहाँ आरव? मुझे नहीं पता डैडी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज जल्दी आ जाओ ना वरना ये लोग मम्मा को मार देंगे। आरव रोते हुए बोला, क्योंकि वो देख रहा था कि एक लड़की उसकी मां को मारना शुरू कर देती है। जिसे सुनकर आदित्य बोला, ठीक रुको मैं आ रहा हूं, तुम उस फोन की लोकेशन ऑन करो, मैं अभी वहां आया। ओके डैडी, इतना बोल आरव फोन की लोकेशन ओके कर देता है। आदित्य फिर वीडियो कॉल लगा देता है, जिसे रिसीव करके आरव पीछा कैमरा चालू कर देता है, जिससे कार के बाहर का सीन आदित्य भी देख पा रहा था। वो लड़की यानी राशि मोना के गाल पर थप्पड़ मारकर उसके पेट में मुक्का मारती है तो मोना वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लड़की, अभी भी टाइम है, इन पेपर पर साइन करके तैयार हो जा हमारे बॉस के लिए काम करने के लिए, वरना तो मारी जाएंगी। मोना मुस्करा कर बोली, तेरे बॉस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोना को राजी कर सके। जिसे सुनकर वो आदमी गुस्से से बोला, लड़की गुस्सा तो इतना आ रहा कि तुझे गोली मार दूं, लेकिन बिग बॉस ने मना किया है, इसलिए तेरे केवल हाथ पैर तोड़ रहा हूं ताकि ये किसी काम के ना रहे, समझी? जो बिग बॉस के काम के नहीं वो किसी काम की। इतना बोल वे राशि को इशारा करता है, जिसे समझकर राशि मोना को मारना शुरू कर देती है, लेकिन मोना कोई आवाज निकाल रही थी। तुम इतनी जिद क्यों कर रही है प्रिया जान, थोड़ी मार रहे हैं तुम्हारे, केवल एक साइन, उसके बाद तुम आजाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीना। समीर मोना को पीटता हुआ देखकर बोला। मोना दर्द में बोली, वो आजादी नहीं बल्कि गुलामी हो जाएंगी जो तुम लोग कर रहे हो, मुझे ऐसी लाइफ से अच्छी मौत पसंद है। जिसे सुनकर विक्रम गहरी सांस पलट कर बोला, ओके तो मारो। इतना बोल वो उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसे पिटते हुए नहीं देख पा रहा था। राशि मोना को पीटते पीटते थक गई थी। जिसे देखकर मोना बोली, तुम बहुत कमजोर हो। जिसे सुनकर राशि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोला, लो देखो मेरी ताकत। इतना बोल वो उसका हाथ मुड़ने लगती है तोड़ने के लिए, जिससे मोना को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि आरव ये सब देखे उसकी आवाज सुनकर। लेकिन कार में से देख रहा है, आरव के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उससे नहीं रहा जाता, तो वो कार का डोर खोलकर बाहर आकर बोला, छोड़ो मेरी मम्मा को। इतना बोल मोना के पास आने लगता है तो वो आदमी उसके शर्ट पकड़कर उसे हवा में लटका देता है ऊपर। मोना नामे सिर हिलाने लगती है और फिर एक लात मारकर राशि को दूर फेंक कर खड़े होकर बोली, मीर बेटे को छोड़ वरना कोई नहीं बचेगा, समझे? इतना बोल मोना गुस्से में उस आदमी की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर मोना को रोकने के लिए सभी लोग एक साथ मोना की तरफ भागते हैं, तो मोना उन्हें एक एक से मारती है। छोड़ो उसे वरना कोई नहीं बचेगा, समझे? लेकिन तभी एक गोली आकर मोना के कंधे में लगती है, जिससे मोना वही गिर पड़ती है और नम आंखों से अपना हाथ ऊपर करके उस आदमी को अपना बेटा छोड़ने को बोल रही थी। आरव भी रो रहा था और सभी लोग उसने लगे थे। तभी अली दूसरी गोली मारने वाला होता है मोना में, तभी एक गोली आकर उसके हाथ में लगती है और दर्द में उसकी चीख निकल जाती है। फिर वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है और उसके साथ बहुत तेज आवाज, सभी की नजर फिर ऊपर जाती है और सभी शौक रह जाते हैं। कौन है वो? मोना अपनी आंखें खुलकर कर ऊपर देखने लगती है, सभी के साथ में तो ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, उसके ऊपर लगे पंखे से इतनो तेज हवा आ रही थी कि सभी लोगों के कपड़े उड़ रहे थे। तभी उसका डोर खोलता है और उसमें से एक मास्क पहने आदमी अपने कंधे पर एक बड़ी गन ली दिखाई देता है। ये कौन है सर? राशि विक्रम और विनोद के साथ पीछे होते हुए बोली। पता नहीं, लेकिन जो भी खतरनाक है, कुछ लोगों अपनी अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले उनके ऊपर गोलियों की बारिश होने लगती है, क्योंकि उस आदमी के पास कोई छोटी गन नहीं बल्कि एक साथ 5 राउंड गोलियां चलाने वाली गन थी। किसी को मौका नहीं मिलता है तो वे सभी लोग भगाने लगते हैं। विक्रम और उसकी टीम भी अपनी कार में बैठ जाते हैं। अब अली अपना हाथ पकड़े नीचे बैठा हुआ था और वो आदमी अभे अभे आरव को पकड़े हुए खड़ा था और नीचे मोना पड़ी हुई थी, जिसके कंधे से खून बह रहा था और वो दर्द में ऊपर देख रही थी। तो उन लोगों के देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर बीच रास्ते पर खड़ा हो जाता है, जिसमें से वो मास्क लगाए आदमी जब बाहर कदम रखता है तो डर की एक लहर सभी के दिल में दौड़ जाती है। वो मास्क वाला आदमी अपनी बड़ी गन को हेलीकॉप्टर में रखकर पलटकर बिग बॉस के उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है जो आरव को पकड़े खड़ा था। अभी उसके माथे से पसीना आ रहा था, उसे बिल्कुल वैसा ही एहसास हो रहा था जब उसके सामने बिग बॉस होते हैं। गुस्से में इस आदमी में भाई वही पावर है।
तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अपने तरफ बढ़ते कदमों को देखकर वो आदमी बोला। उसे छोड़ दो वरना तुम अपने बॉस के पास जाने लायक भी नहीं बचाओगे। वो मास्क वाला आदमी बोला। कौन हो तुम? फिर से वो आदमी मास्क वाले आदमी से बोला। तो वो मास्क वाला आदमी जिसकी नजर उस बच्चे पर थी जो डरा हुआ था और अपनी मां को देख रो रहा था, वो उस आदमी के करीब आकर उसके हाथ से आरव को लेकर उसके कान में धीरे से एक शब्द बोला जिसे सुनकर वो आदमी शौक रह जाता है और वो मास्क वाला आदमी अपने गोद में लिए बच्चे को अपने सीने से चिपका कर उस आदमी को देखने लगता है। तो वो बिग बॉस का आदमी बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया, बिजनेस की लड़ाई को तुम हमारे बॉस के पर्सनल काम में टांग अड़ा सकते हो। जिसे सुनकर वो मास्क वाला आदमी बोला, ये मेरा भी पर्सनल काम ही है और तुमने मेरे पर्सनल काम के बीच में आकर बिजनेस के नियम तोड़े हैं। तो क्या हुआ? इसने बॉस को धमकी दी थी तो बस इस उसकी सजा दे रहे थे, लेकिन तुमने बीच में आकर अच्छा नहीं किया। आदित्य ओबरॉय, ये बात बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और इससे हमारे बीच में जो बिजनेस के रिश्ते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। तो वो हमें थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन तुम पूरी तरह बर्बाद हो सकते हो। उस आदमी की मुंह से आरव और मोना जब आदित्य ओबरॉय नाम सुनते हैं तो उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी आदित्य अपने चेहरे से वो मास्क निकालकर बोला, अब तुमने मेरा नाम ले ही लिया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल वो उसे फेंक देता है। अपने डैड को देख आरव और कसके आदित्य के गेल लगकर रोने लगता है। आदित्य अपने बेटे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे बिजनेस से ज्यादा मेरे बीवी बच्चे प्यारे हैं, समझे? तो जाओ और बोल देना अपने बॉस को कि आदित्य ओबरॉय अपनी बीवी के साथ खड़ा है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या तुम सच में बॉस से दुश्मनी करना चाहते हो? वो आदमी आदित्य को देखकर बोला। तो आदित्य बोला, नहीं, लेकिन अगर तुमने और किसी ने मेरी बीवी या बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो जरूर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा। तभी आरव बोला, डैडी मम्मा। जिसे सुनकर आदित्य उस आदमी और उसके हैरान चेहरे को इग्नोर करके मोना की तरफ कदम बढ़ा देता है। लेकिन वो मोना तक पूछता उससे पहले वो आदमी पीछे पलटकर बोला, लेकिन इसने बॉस को धमकी दी और उनके साथ काम नहीं करना चाहती। आदित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो नीचे लेटी लड़की को देख जो उसे ही देख रही थी बिना पलटे उस आदमी से बोला, वो मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो आदित्य ओबरॉय की लाइफ है। इतना बोल वो आरव को नीचे उतारकर मोना को गोद में उठा लेता है। मोना आदित्य के ऐसा करने से उसे देखने लगती है। क्या ये वही आदित्य है जिसने उसे कल रात इतना परेशान और गुस्सा दिलाया था कि वो इसका खून करना चाहती थी, लेकिन अब वो ही उसे बचाने आ गया। उनके पीछे खड़ा आदमी आदित्य की बात सुनकर कंफ्यूज होकर बोला, मतलब क्या तुम्हारे कहने की ये लड़की हमारे बॉस का खून भी करते दे तब हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि तुम इसके पति हो? आदित्य वापस पलटकर उस आदमी से बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझ लो, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तैयार रहना, तुम्हारा सामना फिर आदित्य ओबरॉय से होगा और मैं मैदान में आ गया तो फिर शायद कुछ नहीं बचे। इतना बोल बोल हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है मोना को लेकर और उसके साथ आरव को आदित्य का पैंट पकड़ चल रहा था और फिर वो पलटकर पीछे खड़े आदमी जिसने उसे हवा में लटका दिया था तो वो उसे अपने मुंह से जीभ निकालकर दिखाने लगता है। तो वो आदमी घुरे के आरव को देखता है, ये पूरी फैमिली पागलों की है, माँ फालतू में उसके बॉस से पंगा लेती है और वे लोग उसे कुछ कर तो बाप आ जाता है कि उसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी वाइफ है और अब ये बच्चा उसे चिढ़ा रहा है। विक्रम की कार में ये आदमी तो इसका पति निकला बॉस और ये तो बड़ा खतरनाक निकला। बताओ, अपनी वाइफ के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आ गया और कितनी बड़ी गन भी। राशि बोली। तो विनोद बोला, ऐसा है तो इस लड़की का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है बिग बॉस, बस इस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने इस लड़की को नहीं मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब जरूर इस आदमी ने उनके काम के बीच में आकर उनसे जंग का ऐलान कर दिया है। देखते हैं अब क्या करेंगे बॉस। विक्रम इतना बोल सामने देखने लगता है तो बाकी लोग भी ये देखने लगते हैं, जहां आदित्य पहले अपने बीवी को हेलीकॉप्टर की सीट पर लिटा देता है और फिर नीचे झुककर अपने बच्चे को ऊपर खींच कर लेता है। फिर डोर बंद करने से पहले एक नजर सभी देखता है। अली गुस्से से आदित्य को देख रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जिससे बिग बॉस का आदमी पंगा नहीं लेना चाहता है तो उससे वो कैसे लेगा। फिर आदित्य के डोर बंद करते ही पायलट हेलीकॉप्टर को ऊपर हवा में ले जाने लगते हैं जिसे सभी देख रहे थे और उनके देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। जिसे देखकर विक्रम अपनी कार को घुमा देता है शहर की तरफ और वो आदमी पलटकर नीचे पड़े अली को एक नजर देख उसे इग्नोर करके अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तो अली खड़ा होकर बोला, तो किसी काम के नहीं हो, जाओ, एक लड़की को नहीं मार पाए, इतना टाइम था तुम्हारे पास कि तुम उसे मार सकते थे। जिसे सुनकर वो आदमी बिना पीछे पलटे बोला, मेरा छोड़ो अपना देखो, अब वो लड़की तुम्हें तीसरा मौका नहीं देगी, समझे?
इतना बोल वो आदमी अपनी कार की तरफ जाने लगता है और इंस्पेक्टर अली के चेहरे की मुस्कान जा चुकी थी। ये बात सही है कि वो उसे नहीं छोड़ने वाली। यही सोचकर उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। तभी उसके पीछे एक ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज सुनकर वो पीछे पलटकर देखता है तो उसकी कार ब्लास्ट हुई थी। उसके पास एक हवलदार अपना सिर नीचे करके बोला, सर हमारा एक साथी और मर गया। मैंने उसे कोशिश की बचाने की लेकिन नहीं बचा। जिसे सुनकर अली अपने बंदूक उसके सिर पर पॉइंट करके बोला, फिर तू क्यों बच गया? जिसे सुनकर वो हवलदार डरते हुए अली को देखकर बोला, सर आप। लेकिन वो आगे कुछ बोलता उससे पहले हो अली उसे गोली मार देता है माथे पर, जिससे वो हवलदार वहीं मार जाता है। उसके नीचे गिरते ही इंस्पेक्टर अली अपनी बंदूक को कमर में रखकर बोला, सॉरी दोस्त, तूने मेरे साथ हमेशा गलत काम में दिया, लेकिन मुझे अब अपनी जान बचानी है तो ये तो करना ही होगा। इतना बोल वो उस हवलदार का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाकर उस आगे में फेंक देता है उसकी बॉडी जो उसके गाड़ी में आग लगी थी, और फिर अपने कपड़े बंदूक फोन सब कुछ उसमें फेंक कर केवल अंडरवियर में खड़ा होकर आगे जलते हुए देखकर बोला, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरी पहचान भी आज इस आग में अली और उसके साथ जलकर राख गई है और मेरे बस अब बचने का कोई उपाय भी नहीं था। अब से दुनिया की नज़र में अली और उसकी टीम इस आग में जलकर राख हो चुकी है। और पलटकर जंगल में चला जाता है। यही सोचकर जान है तो जहान है, किस्मत का खेल भी अलग है। जो इंस्पेक्टर अली जिसके नाम से लोग कांपते थे और उसने कई लोगों का इनकाउंटर किया और किसी से नहीं डरता था, आज की लड़की के वजह से वो जंगल में भाग गया अपनी मौत का झूठा खेल रचकर, ताकि दुनिया और मोना समझे कि वो तो मर गया और इस तरह लोग उसकी इज्जत करे। एक अच्छा इंसान मर गया जो दुनिया से पाप खत्म कर रहा था। लेकिन क्या अली ने जैसा सोचा है वैसे होगा? मोना को भी यही लगेगा कि अली मर चुका है। ये तो मोना को कल ही पता चलेगा जब उसे पता चलेगा इस कांड के बारे में न्यूज में। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर शहर की तरफ जाता और आदित्य पायलट को सीधा बड़े हॉस्पिटल जाने को बोलता है। आरव सामने सीट पर बैठा था और अपने मां के कंधे से खून निकलता बहुत डरा हुआ लग रहा था और उसके आंखों में आंसू भी थे। और उसके सामने सीट पर मोना लेटी थी। आदित्य कोने में बैठा था डोर के पास और उसकी गोद में मोना का सिर था। अपना हाथ वो मोना की चोट पर रखकर खून बहने से रोक रहा था और बिल्कुल शांत बैठा था। ना उसने मोना से कोई सवाल या बात की, ना मोना ने उसे इसकी वजह बताई। लेकिन मोना जानती थी कि आदित्य नाराज तो है उससे, लेकिन साथ में डरा हुआ भी। तभी वो शांत बैठा है और अपने चेहरे पर कोई भाव भी नहीं आने दे रहा है। लेकिन वो भी उससे नाराज है, इसलिए कोई कुछ ना बोले वो हो सही है। मोना आदित्य को देखने के बाद फिर अपने बेटे को देखती है जो कभी डरा लग रहा था। ये देख मोना मुस्कुरा कर बोला, अरे मेरे लिटिल बॉय, तुम इतना डरे क्यों लग रहे हो? देखो मैं ठीक हूँ। और अब मम्मा को एक अच्छी सी मुस्कान दिखा। मोना की बात सुनकर आदित्य भी आरव को देखने लगता है, लेकिन आरव मोना की चोट की तरफ इशारा करके बोला, मम्मा आपको गोली लगी है ना? जिसे सुनकर आदित्य मोना को देखता जो आरव को नम आंखों से देखे रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।